हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि चैप्टर हमारा ऑलरेडी चला हुआ है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, वैद्युत क्षेत्र। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र हम शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र इसको बच्चों इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या है, इस चीज को आज हम यहां बहुत अच्छे तरीका से समझ करके चलेंगे। आप इसे ऐसे समझे बच्चों, मैं एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा यहां बताना चाहूं। सर्दियों के टाइम में सर्दी से बचने के लिए जब हम अलाव लगाते हैं, हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं या कंडे वगैरह, हम जब अलाव वहां लगाते हैं, आप इसको ऐसे समझे कि हमने अलाव लगाया हुआ है, कोई लकड़ी वगैरह कुछ भी हम यहाँ क्या है जला रहे हैं। तो जब ये आग यहाँ से निकलेगी तो इसकी जो तपन होगी वो क्या होगी, इसके चारों तरफ फैल जाएगी। तो इस अलाव के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट होगा जहां तक इस अलाव की तपन आपको महसूस होगी। कि आप गए तो आप देखते ना, एक डिस्टेंस से हमें वो सेक लगने लगती है कि हम ऐसे देखें, तो ये वो क्षेत्र है कि जहां तक आपको इस तपन का अनुभव होगा, अलाव का। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आपके पास कोई विराम आवेश है, कोई रेस्ट चार्ज है, क्या है आपके पास? एक रेस्ट चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज हमने लिया कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है कोई, इसे हम कहते हैं रेस्ट चार्ज। ठीक है, ये रेस्ट में है और वैसे इसको जनरली कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या है जी? ये सोर्स चार्ज या आवेश स्रोत भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, इसके चारों ओर क्या होगा, एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है कि उस रीजन में अगर आप कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं, यानी कि आप कोई परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं। क्या लेके आते हैं? परीक्षण आवेश। अगर आप परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं इस क्षेत्र में, ये टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज जब आप यहां लेकर के आएंगे तो या तो ये टेस्ट चार्ज एक आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण का। वो डिपेंड करता है कि अगर टेस्ट चार्ज आप पॉजिटिव लेंगे तो यहां एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर टेस्ट चार्ज आपका नेगेटिव है तो यहां एक आकर्षण बल लगेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि जब ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स आवेश या फिर इस सोर्स चार्ज के पास लेकर के आया जाता है तो यहां पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? एक वैद्युत बल लगेगा। तो वो क्षेत्र जहां तक ये परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करे, या तो वो आकर्षण का हो या फिर वो प्रतिकर्षण का हो, उस क्षेत्र को बच्चों हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो अगर हम इसको डिफाइन करें थोड़ा सा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का, वैद्युत क्षेत्र किसी अविराम आवेश का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश लाने पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। अब अगर आप इसे मैथमेटिकली, गणितीय रूप में अगर आप देखते हैं, हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये हमारा जो सोर्स चार्ज है पॉजिटिव है, हमारा टेस्ट चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव है। तो यहां पे क्या होगा? एक प्रतिकर्षण बल लगेगा F। तो इस टेस्ट चार्ज पर, यानी इस यूनिट टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाला ये जो फोर्स है, ये जो इस पर बल लग रहा है, उसके अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र
कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों ई से, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ वेक्टर अपॉन Q0। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैसे तो जनरली वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी सोर्स चार्ज के चारों ओर का वह एरिया, चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। किसका, इस आवेश का। अब अगर गणितीय रूप इसका देखें तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, यूनिट यानी एकांक परीक्षण आवेश पर अगर Q0 की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगी, बल की यूनिट होती है न्यूटन। अगर आप इसकी मात्रक का बात करते हैं, यूनिट की अगर आप बात करते हैं तो न्यूटन, और चार्ज के लिए क्या हो गया, कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम। क्या हो गई बच्चों, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इसकी हो गई यूनिट यानी कि मात्रक। अब अगर हम इसकी विमा की बात करें कि भाई विमा क्या होगी, कक्षा 11 में आप सभी ने पढ़ा होगा विमा क्या होती है। क्या होती है बच्चों विमा, कि विमा किसी भौतिक राशि की वो घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती हैं। ये हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसकी विमा की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा, तो क्या होगी, पहले बल की विमा। बल की विमा क्या होती है, mL_T-2, और अपॉन में इस आवेश की विमा। आवेश की विमा क्या होती है, AT। तो क्या हो गया, mL, ये T की पावर +1 ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो T-3, क्योंकि 2 ऑलरेडी पहले से है, एक ये पहुंच जाएगा, और A-1। तो वैद्युत क्षेत्र की बच्चों ये हो गई विमा, mL_T-3 A-1, और ये हो गया इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र आपको क्लियर समझ में आया होगा। आगे अब हम अगर चलते हैं इसमें, आगे हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र से आगे, क्योंकि अब हमें एक बिंदु आवेश के लिए अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें, बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र का अगर हम व्यंजक निकालते हैं तो कैसे करेंगे, बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र एक छोटा सा व्यंजक है हमारा। हम यहां लेकर के चलेंगे कि माना हमारे पास एक क्या है, स्रोत आवेश है, यानी कि एक सोर्स चार्ज है। हमने माना कि एक धन आवेश है Q। क्या है ये बच्चों, ये है एक धन आवेश Q, और इस धन आवेश Q से R दूरी पर कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। हमने माना कि हमारे पास क्या है, ये एक धन आवेश है, क्या है, धन आवेश +Q, और इस धन आवेश से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर ये कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हमने माना कि हम यहां पे कोई ये टेस्ट चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं Q0। हम इंफिनिटी से हमने क्या किया, हम बिंदु P तक हम एक परीक्षण आवेश लेकर के आए Q0, ठीक है। तो जब ये परीक्षण आवेश बिंदु P पर आएगा तो बच्चों यहां पर क्या होगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये जो हमारा सोर्स चार्ज है ये इस Q0 पर क्या करेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये लग गया जी प्रतिकर्षण बल, ये आ गया जी, ठीक है। तो जब ये प्रतिकर्षण बल यहां लगेगा तो कूलाम के नियम से इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, कूलाम के नियम से
बिंदु P पर ये जो परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इस पर लगने वाला कूलाम बल, अगर हम निकालें कि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कूलाम बल, कूलाम बल अगर हम निकालें तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैफ। वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो R कैफ हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या होगा भाई, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र अगर हम निकालते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। वैल्यू पुट कर लो ऊपर से F वेक्टर की, तो अगर हम ये F वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये डिवाइड में क्या है Q0, तो ये Q0 कैंसिल कर देगा इस Q0 को, तो क्या बचेगा बच्चों, यहां डायरेक्शन भी लिख लेना R कैफ, तो ये बचेगा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैफ। ये आ गया हमारा एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक आ गया। अगर इसका सिर्फ आप परिमाण लिखना चाहें, अगर आप इस वैद्युत क्षेत्र का क्या लिखें, सिर्फ परिमाण लिखें, तो परिमाण लिखने के लिए क्या होगा, आपका जो वेक्टर साइन है वो आप हटा सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये हम न्यूमेरिकल्स के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये आया हमारा बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आगे अब हम चलते हैं, इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव। अब अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव जैसे थोड़ा सा तो नाम से भी पता चल रहा होगा, द्विध्रुव, द्वि मतलब दो, ध्रुव यानी आपके जो सिरे हैं, पोल हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, इसमें क्या होता है बच्चों, बिल्कुल बराबर आवेश होंगे लेकिन उन दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होगी। तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। किस टाइप से, जैसे हम ये लेके चलें कि ये हमारे पास कोई आवेश है, चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यों आपका धनावेश, और ये माइनस क्यों आपका ऋण आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2a, या आप 2l भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें बहुत सारी बुकों में इस अल्प दूरी को 2a लिया जाता है और कुछ अलग राइटर्स की बुक में इसको 2l लिया जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आप 2a भी ले सकते हैं और 2l भी ले सकते हैं। तो हमने ये माना कि ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव
आपका एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, ये दोनों बराबर होंगे, इनका परिमाण दोनों आवेशों का बराबर होगा, जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसका एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हैं कि H2O, ये भी आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। C2H5OH, ये भी आपका क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। HCl जो आयन है, ये सब वैद्युत द्विध्रुव के आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसमें फिर इसका डिवाइडेशन भी है कि आपका ध्रुवी वैद्युत द्विध्रुव और अध्रुवी, ठीक है। उनका अगर क्लासिफिकेशन आप देखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव भी आपके दो प्रकार के हो जाते हैं, ध्रुवी और अध्रुवी, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, कि ये एक ऐसा निकाय है जिसमें आपके दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अब इसी में बच्चों एक आगे आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है भैया? तो अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं P से। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि अगर आप इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लें, कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण हमें लेना है और इनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि आइदर चार्ज, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर आप इसे सदिश रूप में लिखते हैं तो आप इसे सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। इस टाइप से सदिश रूप में आप इसे लिख सकते हैं कि P वेक्टर इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2A डॉट P कैप। ये आप इसे इस तरीका से सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। अब अगर आप इसके यूनिट की बात करते हैं तो भाई आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और ये तो दूरी है, दूरी का क्या होगा? मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलम मीटर। कूलम मीटर क्या है? इसका मात्रक है। किसका भाई? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और अगर आप इसकी विमा की बात करते हैं तो विमा कैसे निकलेगा भाई? विमा निकालेंगे कूलाम। कूलाम की विमा क्या होती है भाई? ये तो चार्ज है आपका, और कूलाम की विमा होती है 80 और 2A क्या है? डिस्टेंस है। तो दूरी आपकी किस में आप मेजर करेंगे? मीटर में। तो इसके लिए क्या आएगा? L। तो विमा क्या हो गई? LPA। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि M0 LPA। ये आपकी हो गई विमा। क्या हो गई बच्चों? ये आपकी विमा हो गई, ठीक है। तो ये आपकी विमा है। अगर आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा निकालते हैं, ये आपका इसका सूत्र मात्रक है भाई। ये आपका सूत्र हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसकी विमा हो गई, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अब इसका क्या आता है? अब हम आगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के व्यंजक का हम क्या करेंगे? निगमन करेंगे। यहां पे हम ये डेरिवेशन हम इसका निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक जो हम निकालेंगे। तो ये बच्चों हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना क्या निकालेंगे?
वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये इतना समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से नोट्स भी आप इसके क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आप कोई भी अपनी बुक से आसानी से आप ये नोट्स बना सकते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।